Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 10, and in this lecture we will discuss the basic highlights, that is fatty acids and the biological functions of fatty acids. तो स्टूडेंट्स अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फैटी एसिड्स की तरफ आते हैं। फैटी एसिड्स का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन टू फैटी एसिड्स, दैट इज फैटी एसिड्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। मैंने भी आपको बताया कि जो प्रीवियस जो आपका लेक्चर था वो भी लिपिड्स पे बेस कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स हैं वो किससे बनते हैं? फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, और हम कहते हैं कि सिंपलेस्ट लिपिड्स। तो यानी कि जो फैटी एसिड्स हैं जब ये कंबाइन होते हैं तो लार्जर यूनिट बनती है लिपिड्स। तो फैटी एसिड्स आप कह लें कि स्मॉलर यूनिट है, और ये स्मॉलर यूनिट्स जब कंबाइन होंगी तो लार्जर यूनिट बनाएंगी, जिसको हम कहेंगे लिपिड्स। तो हमने देख लिया फैटी एसिड्स क्या है और लिपिड्स क्या है। तो फैटी एसिड्स जो हैं दीज आर ऑल्सो डिफाइंड एज, और दीज आर कॉल्ड एज नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं विच आर अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स and an even number of carbon atoms with an unbranched carbon chain। अब इसमें जो चेन, कार्बन की चेन जो है वो अनब्रांच्ड, यानी कि उसमें ब्रांचिंग नहीं हुई हुई, वो उसमें फर्दर डिवीजन मींस ब्रांचेस नहीं बनी हुई। और इसके अलावा जो है दूसरी बात कि इसके अंदर के इट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो अंदर इसके अंदर कार्बन चेन है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है फैटी एसिड में एग्जिस्ट करती है। अब इसमें जो चेन है उसकी नेचर भी वेरी करती है। अब फर्स्ट जो है हम देखें तो हम कहते हैं कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं, सेकेंड जो है मीडियम चेन फैटी एसिड भी एग्जिस्ट करते हैं, और थर्ड जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो हैं, हम इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्यों कह रहे हैं, मीडियम को मीडियम क्यों कह रहे हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सो दे आर कंपोज्ड ऑफ 12 to 26 कार्बन एटम्स। इसके अंदर जो है लॉन्ग चेन यानी कि कार्बन एटम्स की एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसमें 12 से लेकर 26 कार्बन एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन मीट्स एंड फिश। जो गोश्त होता है और इसके अलावा जो फिश होती है इसके अंदर जो है ये लॉन्ग कार्बन जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं वो वेरी करते हैं, दैट इज अबाउट 6 to 10 कार्बन एटम्स जो हैं वो जब कंबाइन करेंगे उससे जो फैटी एसिड की जो चेन बनेगी हम उसको कहते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स। एंड दीज आर फाउंड इन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में जो है ये प्रेजेंट होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स। इसके अलावा जो थर्ड वन है दैट इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अगर हम इसको देखें तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो फ्यूअर देन 6 कार्बन एटम्स, यानी कि 6 कार्बन एटम्स होंगे या 6 से भी कम होंगे। तो इसी वजह से बहुत शॉर्ट है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। एंड दीज अकर प्राइमरली इन डेयरी प्रोडक्ट्स। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये अगर आप देखें ये तो इसको मेंशन किया हुआ है, ये एसिड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये एसिड फंक्शनैलिटी है जो COOH ग्रुप है। इसको मैं सही से मेंशन भी कर देती हूँ, जो कि इनसर्कल्ड एरिया है ये वाला पार्ट, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं एसिडिक ग्रुप, या आप इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये ग्रुप और पीछे जो है इसके आर चेन, आर क्या होती है? कोई भी लॉन्ग कार्बन चेन होती है जो इसके साथ अटैच होगी, लेकिन आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? ये आपका जो है कार्बन नंबर 1 होगा, ये आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ग्रुप है, फंक्शनैलिटी है फैटी एसिड्स की, अब इसका ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं पोलर एंड। पोलर एंड मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में भी कि पोलर कहते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लवर होता है एंड, और नॉन पोलर एंड ये आपकी आर ग्रुप है। ये वाला जो एसिडिक ग्रुप है दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड और पोलर एंड। इसके अलावा जो आपका नॉन पोलर एंड है दिस आर इज योर नॉन पोलर एंड। ये आर जो है ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, या आप इसे कहते हैं कि दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। तो नॉन पोलर इन नेचर है तो या इसी वजह से हम इसको कहते हैं नॉन पोलर एंड। और नॉन पोलर एंड होने की वजह से हम इसको कहते हैं, सेकंड नेम जो हम इसको यूज करते हैं हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि वाटर हीटर है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, या वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये वाटर में जब सॉल्युबल नहीं होता तो ये किस में सॉल्युबल होता है? ये आपको
पता होना चाहिए, दैट इज फैट सॉल्युबल, फैट में सॉल्युबल होता है। तो ये जो है पोलर एंड जो है इसको पोलर हेड भी कहते हैं, और जो इसकी जो टेल होती है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर टेल या फैट सॉल्युबल टेल हम इसे कहते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। हमने कहा कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा जो है आपने पढ़ा कि नेचुरली अकरिंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इसके अलावा अनब्रांच कार्बन चेन होती है और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। फिर हमने इनकी 3 कैटेगरीज देख ली कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर वगैरह को भी हमने डिस्कस कर लिया कि पोलर एंड क्या होता है, नॉन पोलर एंड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर लवर होता है। मैं यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लवर और हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटर, जो कि वाटर से दूर भागता है, वाटर हेटर एंड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड जो है इसको अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि फैटी एसिड इज नथिंग मोर देन अ लॉन्ग कार्बन टू हाइड्रोजन चेन। ये क्या है, कार्बन टू हाइड्रोजन चेन है इस तरह से विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द एंड, और एट द एंड अगर आप देखें ये चेन है तो पूरी ये चेन आती जा रही है और एट द एंड आप देखें तो ये आपके पास जो है COOH ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो दूसरी बात ये है कि द COOH ग्रुप जो है यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट गिव्स इट एन एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिड प्रॉपर्टी। क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद जो है एसिडिक इन नेचर है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इसके अंदर जो है एसिडिक प्रॉपर्टी आती है। तो फैटी एसिड्स को हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से, ये जो फंक्शनैलिटी है या ये ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको कहते हैं फैटी एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी के अंदर ये आ जाते हैं। उसके बाद जो है थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो कहते हैं यहाँ पर जो 3 डॉट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए, यहाँ पर जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये जो 3 डॉट्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के अंदर, तो ये डॉट रिप्रेजेंट्स करें चेन इज वेरी लॉन्ग। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 3 डॉट्स ही डाल देना है, इसका मतलब है कि बहुत कार्बन टू कार्बन चेन जो है वो बहुत बड़ी है, तो ये वेरी कर रही है, इनकी इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर इस वजह से इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसकी बेसिस पे मीन्स जितनी कार्बन की चेन होगी उसके लिहाज से हम इसको नाम भी देंगे, उस फैटी एसिड का नाम वेरी करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि फिजिकल यानी कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो देखने से कैसे नज़र आती है तो हम उसको कहते हैं फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड्स अगर हम देखें तो ऑयल्स एंड फैट्स जो हैं आपके पास आ जाते हैं। फैटी एसिड्स में ऑयल्स एंड फैट्स आर लिक्विड्स एंड और सॉलिड्स हैविंग अ ग्रीसी फील। अब आप देखेंगे तो ऑयल्स जो होते हैं ये लिक्विड इन नेचर होते हैं और जो फैट्स हैं वो सॉलिड्स हैं। वो कहते हैं कि जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं दीज आर लिक्विड्स और सॉलिड्स हैविंग अ ग्रीसी फील, यानी कि ग्रीसी टाइप टच जो है ज़रा सी विस्कस होती है, थिक सी पेस्ट जैसे थिक से नेचर होती है इसकी। व्हेन प्योर दे आर कलरलेस, जब प्योर होगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे प्योर है कि ये कलरलेस होगी, कलर नहीं होगा इसका, ओडोरलेस कोई इसकी खुशबू नहीं होगी, इसके अलावा जो है कोई महक नहीं होगी। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कि दे आर टेस्टलेस, इसका कोई जायका भी नहीं होगा। इसके अलावा जो है फैटी एसिड्स को अगर हम देखें इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते बट दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं फैटी एसिड्स। तो वो कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, दीज आर एथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये ऑर्गेनिक है, तो जो चीज़ पोलर होती है वो पोलर में डिसॉल्व होती है, तो नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में। तो ये नॉन पोलर हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो इसी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है फैटी एसिड्स की डिस्कस कर ली हैं। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो अगर हम स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं
फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो फैटी एसिड्स को बेसिकली दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जब एग्जिस्ट करता है यूनिट्स के दरमियान में, तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इस तरह से याद रखें कि एस से सैचुरेटेड और एस से सिंगल बॉन्ड, ताकि जो है आपको मिक्स ना हो। सिंगल बॉन्ड जब एग्जिस्ट करेगा कार्बन टू कार्बन यूनिट्स के दरमियान में, तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, यानी कि कार्बन टू कार्बन यूनिट्स के दरमियान में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी कि जब वो सिंगल ना हो, यानी कि डबल हो या फिर ट्रिपल हो, तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन को भी देख लिया जो कि बेस कर रही है ऑन द प्रेजेंस ऑफ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे, जो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स these type saturated fatty acids। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि these fatty acid chains that contain only carbon to carbon single bonds, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम इनको कहते हैं सैचुरेटेड। अब जैसे कि यहाँ पर ये एक एग्जांपल आपको दी जा रही है हेक्साडेकेनोइक एसिड की, जिसको हम पामिटिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन टू कार्बन चेन है, और आपने अगर देखें तो इस कार्बन टू कार्बन चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे ये सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि ऐसे फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अगर हम देखें तो दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड हो तो हम उनको फिर क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। जैसे कि अब आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है ओलिक एसिड का, यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं मेंशन कर देती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड है ये, और इसमें आप देखें तो यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब हम कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको कहते हैं ऐसे जो फैटी एसिड्स होते हैं हम उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इस तरह से आपने एक एग्जांपल सैचुरेटेड फैटी एसिड की पढ़ ली, जो कि क्या है, पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, पामिटिक एसिड ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ओलिक एसिड जो है ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हमने जो है टाइप्स को डिस्कस कर लिया और इसके साथ इसके स्ट्रक्चर को भी, एक एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया है। मूव करते हैं टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स को अगर हम इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखें कि जो है इसका ऑर्गेनिजम्स में इसका क्या रोल है, इनके हमारे लिए क्या कैसे ये फ़ायदेमंद है, तो हम कहते हैं कि जो असेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अहम हैं, these essential fatty acids are the fatty acids that humans and other animals must ingest। हमें लाजमी लेने चाहिए अपनी ग़ज़ा में, because the body requires them for good health but cannot synthesize them। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये लाजमी जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, ताकि हमारी जो बॉडी की हेल्थ है, गुड हेल्थ के लिए ये जो है रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, असेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है तो हम उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। बिल्कुल ऑपोजिट है कि जो हमारी बॉडी बना रही है हम उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बना रही है हम उनको कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। तो अब ये नहीं बना रही, तो इसी वजह से हमें जो है वो प्रॉपर डाइट के थ्रू
हमें ये एसेंशियल फैटी एसिड्स लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में इसकी कमी ना हो। फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इसकी कि ओनली 2 फैटी एसिड्स आर नोन टू बी एसेंशियल फॉर ह्यूमन। आप कौन से वो 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं जो कि आपको बॉडी में रिक्वायर्ड हैं? एक को हम कहते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, और दो सेकंड जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज लिनोलेक एसिड जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। तो ये 2 टाइप्स हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का बायोलॉजिकल रोल क्या है। तो दीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन एल्गल ऑयल में होता है, फिश ऑयल में, फिश में एंड सी फूड। तो सी फूड में जो है समंदर के जो भी समुद्री फूड होता है, ठीक है, जैसे फिश ऑयल वगैरह भी हो गया, फिश वगैरह हो गई, तो उसके अंदर जो है ये ओमेगा 3 प्रेजेंट होती है एंड हैव बीन शोन टू लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, और हार्ट अटैक होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ओमेगा 6 का क्या रोल है कि दीज फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन सनफ्लावर ऑयल में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सैफ्लोर ऑयल में, एंड मे ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं कि हार्ट से रिलेटेड, तो ये भी जो है कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, उसका रिस्क, ताकि जो है वो आपको डिजीजेस ना हो, हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ना हो, तो उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो है हम जो है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल रोल है इसका वो ये है कि 1 ग्राम ऑफ फैट दैट गिव्स यू 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। आपको 1 ग्राम जो है फैट का वो 9 कैलोरीज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, विच इज ओवर ट्वाइस दैट प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के ट्वाइस है। यानी कि अगर आपको प्रोटीन जो है अगर आप देखें तो प्रोटीन इतनी एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट आपको इतनी एनर्जी नहीं देते, यानी कि उससे डबल एनर्जी जो है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? फैट्स जो हैं वो आपको डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा फैट इनेबल्स योर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके अलावा जो है फैट आपकी बॉडी के अंदर जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आपके पास आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, यानी कि फैट में जो सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, तो ये उनको स्टोर भी करती है, फैट्स जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट भी करती है, स्टोर भी करती है, और इसके अलावा इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फैटी एसिड्स। इसके अलावा जो है हम फर्दर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फैटी एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, वो जो है उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है आपका 50% फैटी एसिड्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू बी वाटर प्रूफ एंड फंक्शन प्रॉपरली, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो बॉडी में फंक्शनिंग हो, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग हो सके। इसके अलावा जो हार्ट है दैट प्रेफर्स सैचुरेटेड लॉन्ग चेन 16 कार्बन फॉर्मेटिक एसिड को ज़्यादा प्रेफर करता है। इसके अलावा 18 कार्बन जो है जिसको हम स्टेरिक एसिड कहते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ओवर कार्बोहाइड्रेट्स से बेटर जो है ये फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनर्जी, और एनर्जी को ये स्टोर भी करते हैं। इसके अलावा जो इसका रोल है वो बोन्स में कैसे है कि बोन्स नीड फैट टू एसिमुलेट कैल्शियम इफेक्टिवली। बोन्स को ये फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि जो है वो कैल्शियम जो आपकी बॉडी में वो अच्छे तरीके से जो है वो स्टोर हो, और जो है वो इफेक्टिवली आपकी बोन्स जो है वो काम कर सकें, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी तो फिर इस तरह से बोन्स आपकी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, और वो उनका जो है बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होगा उनके ऊपर। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो फिर इस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा इसका जो रोल है फैटी एसिड्स का वो लीवर में देखें तो हम कहते हैं कि दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन। अब ये जो बैड इफेक्ट्स होते हैं अल्कोहल के, ठीक है, शराब वगैरह जब है या कोई भी बॉटल्स वगैरह, जैसे आप कोई भी बेवरेज वाली चीज़ें लेते हैं या मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन वगैरह, तो उसके जो एडवर्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करता है लीवर में जो है फैटी एसिड्स। इसके अलावा जो है लंग्स में क्या रोल है इसका?
तो स्टूडेंट्स ये जो लंग्स में इसका रोल है कि लंग्स में ये यूज़ होते हैं एज अ लंग सर्फेक्टेंट के तौर पर, यानी कि लंग्स की सरफेस पे एज सरफेस एक्टिव एजेंट से ये यूज़ होते हैं। विच प्रिवेंट्स एस्थमा, जो आपको दमे की बीमारी होती है उसको ये प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है आपको, फैटी एसिड्स बचाते हैं। एंड अदर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, इसके अलावा भी जो आपको सांस की बीमारी होती है उससे भी आपको महफूज रखते हैं। एंड इट इज़ कंपोज्ड इंटायरली ऑफ 16 कार्बन पार्मेटिक एसिड्स जो हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो हार्मोन्स में इसका रोल अगर हम देखें तो दे फंक्शन एज सिग्नलिंग मैसेंजर्स फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए कि हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो, उसके लिए जो है ये आप जो है बॉडी में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और एज ए मैसेंजर काम करते हैं, ताकि जो है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन प्रॉपरली और इन अ बेटर वे हो सके। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो इसका रोल है फैटी एसिड्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम इम्यून सिस्टम में देखें तो इम्यून सिस्टम में क्या है कि दीज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर, यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड का जो फैटी एसिड्स हैं कार्बन टू कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो अपना रोल कैसे प्रोवाइड करते हैं या प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं कि दे प्रोवाइड वाइट ब्लड सेल्स टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई एंड टू फाइट ट्यूमर्स। ये क्या करते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को कि वो क्या करें, जो है डिस्ट्रॉय करें या इन्वेड जो कर रहे हैं, बैक्टीरिया अगर अटैक कर रहे हैं आपकी बॉडी में या वायरसेस अटैक कर रहे हैं या फंजाई या कोई भी ट्यूमर है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये इम्यून सिस्टम को फिर स्ट्रॉन्ग करते हैं फैटी एसिड्स और उनके अगेंस्ट जो है ये लड़ते हैं। इसके अलावा मीडियम चेन जो है दैट इज 12 कार्बन लॉइक एसिड्स एंड 14 कार्बन मायरिस्टिक एसिड्स इन बटर, वो क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरियासिडल है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनका रोल है इम्यून सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है फैटी एसिड्स की वो जो है हमने इसको डिस्कस कर लिया है एक प्रॉपर वे में, काफ़ी जो है फील्ड्स में, यानी कि इम्यून सिस्टम में हमने देखा, इसके अलावा जो है इम्यून सिस्टम में, इसके अलावा लीवर में, लंग्स में। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको जो है सारा टॉपिक समझ आ गया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स ये जो स्लाइड है ना इसमें ये आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मैंने थैंक यू तो कहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ अगर आप करेंगे ना फैट, बहुत ज़्यादा अगर हम इसकी को बॉडी के अंदर हमारी फैट्स हो जाएंगे तो कुछ इस टाइप के जो है रिजल्ट्स होंगे, जो कि एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ में जो है वो फैट जो है जमा होता रहेगा और आपकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है आपने एक्सेसिव फैट को जो है अवॉइड करना है, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में आपने हर चीज़ को यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। तो मेरे ख्याल से इस फिगर से आपको जो है एक सबक ही हासिल हो रहा है। तो थैंक यू सो मच।